ये तो लॉकडाउन में चूँकि यहाँ पे मुखर्जी नगर में बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो गया, तो हमने भी एक अच्छा सा रूम ले लिया था। तो संघर्ष हमने उस स्तर का देखा है कि जहाँ पे हम अपने रूम में ना चिलचिलाता, मतलब ऐसे रूम इतना गर्म हो जाता था कि वहाँ कूलर भी नहीं झेल पाता था उस गर्मी को, और ऐसे हम फर्श पर पानी डाल के पड़े रहते थे। हो सकता है संघर्ष का एक बड़ा कारण ये भी रहा हो, बट एटलीस्ट हमने संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा। जिस की पॉइंट को आप जाके वहाँ पे रख दो, बाकी तो एक्सप्लेन करना आपको आता ही है। शेष संदर्भ में एक और बात यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा एक हिंदी का नोट्स है, इतना छोटी सी डायरी में हमने बना रखा है। जैसे देखिए इस पर लिखा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, है ना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ के संदर्भ में क्या है कि जैसे हिंदी का पेपर जो यूपी पीसीएस में आता है वो 150 मार्क्स का, उसमें 30 मार्क्स का ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती है। तो अक्सर क्या होता है, बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो मेरी अपनी स्ट्रेटजी होती थी कि वो कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा अक्सर आ रहे हों उन्हें एक छोटी सी डायरी पे हम बना लें और बना के उसको अपने साथियों एक चीज़ और बताना आप लोगों को है कि जैसे हम जब टाइम टेबल अपना बनाते हैं तो टाइम टेबल जैसे हमने चर्चा की है, लेकिन मैं अपना एक डेली का एक टास्क बनाता था। जैसे आप देख रहे हैं 27 नवंबर का, इसमें पत्र में हमें आदेश गया आप शब्दावली करना डी से अब तक। 28 नवंबर का शब्दावली जी से जे तक, पत्र में सरकारी अर्ध सरकारी, है ना। फिर ऐसे 29 नवंबर है ना, कुछ तो एक डेली का एक टास्क हमारा होता था। इसी की एक सहायता ये मिलती थी कि जो टाइम टेबल हम भले भूल जाएं, लेकिन जो डेली का टास्क जो हम नहीं कवर कर पाते थे तो हमें एक टेंशन होता था कि यार ये कैसे छूट गया, तो हमें उसे करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता था। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग भी एक छोटा देखिए बिल्कुल छोटा सा ऐसा बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट वन एक और चीज़ बात रह गई कि कुछ आप अपना एक मास्टर नोट्स बनाइए। वो मास्टर नोट्स ऐसा होता है जिसे और कोई दूसरा नहीं समझ सकता। जैसे मेरा हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ऑप्शनल के स्तर पर या आप जीएस के संदर्भ में, ये देखिए इतनी पतले से नोट्स में मेरा है कि मैं इसे 3 से 4 घंटे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। और जैसे आप देखोगे सांप्रदायिकता के संदर्भ में एक टॉपिक है, सांप्रदायिकता कैसे होती है, किस उसका क्या क्या चरण होते हैं, कैसे उदय हुआ है ना। अगर आप देखें वो बिल्कुल छोटा सा एक की पॉइंट होता है। बेसिकली जब आप भी तैयारी करोगे तो लिखना आपको भी आता है, बट आपको के पास की पॉइंट होना चाहिए, जिस की पॉइंट को आप जाके वहाँ पे रख दो, बाकी तो एक्सप्लेन करना आपको आता ही है। शेष संदर्भ में एक और बात यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा एक हिंदी का नोट्स है, इतना छोटी सी डायरी में हमने बना रखा है। जैसे देखिए इस पर लिखा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, है ना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ के संदर्भ में क्या है कि जैसे हिंदी का पेपर जो यूपी पीसीएस में आता है वो 150 मार्क्स का, उसमें 30 मार्क्स का ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती है। तो अक्सर क्या होता है, बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो मेरी अपनी स्ट्रेटजी होती थी कि वो कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा अक्सर आ रहे हों उन्हें एक छोटी सी डायरी पे हम बना लें और बना के उसको अपने पॉकेट में रखें। कभी भी राह चल रहे हो तो अपना निकाल लें। मान लो बस से आप यात्रा कर रहे हो, कहीं भी आप यात्रा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपना निकालो, उसको देखते हुए चले जाओ। इसमें क्या होगा, आपका टाइम भी एक बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। ऐसे ही देखिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध शब्द आता है, उसके संदर्भ में हमने जो बहुत महत्वपूर्ण या जो अक्सर भूल जाता हूँ उसके हमने वो बना रखा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि मुहावरों की विशेषताएं, है ना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे धर्म से रिलेटेड प्रसिद्ध स्थल, मतलब जो मुझे लगा कि क्या क्या स्पेशली हो सकता है कि जिन्हें हम रास्ते में बैठ के राह में कहीं चल रहे हो तो हम उस समय इस चीज़ को यूज कर सके, बस उसी संदर्भ में है। तो इस तरह का भी आपके पास एक अपना मास्टर नोट्स होना चाहिए जिसका यूज आप रास्ते में चलते हुए कर सको। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने उत्तर प्रदेश पीसीएस में आरओ पद पर चयनित हुए हैं। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। सर, आप सबसे पहले आपका परिचय और पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताइए। जी, मेरा नाम सुनील वर्नवाल है और मैंने यूपी पीसीएस में आरओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें लोक सेवा आयोग में 3rd रैंक मैंने प्राप्त की थी। और रही बात शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात, तो मैं अपने घर के पास ही हाई स्कूल, इंटर, मतलब जो एक इंटर तक की पढ़ाई मैंने वहीं से की। नेक्स्ट फिर ग्रेजुएशन मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर से जाके की है, जो हमारे राम मनोहर लोहिया, यानी कि जो हमारा जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का एक बहुत रिच, काफ़ी अच्छा सा कॉलेज माना जाता है, राम मनोहर केनाई। तो केनाई से हमने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, जो कि तीनों सब्जेक्ट काफ़ी खुद में टफ माने जाते थे। और उस समय मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया भी कि आप इंग्लिश क्यों ले रहे हो, इंग्लिश के कारण हमारा मार्क्स भी काफ़ी कुछ कम रह गया। तो ये तो एकेडमिक की बात हो गई। अगर एकेडमिक में हमारे परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं बहुत ऑन एवरेज ही स्टूडेंट था, बट ऐसा नहीं कि ऑन एवरेज स्टूडेंट ही था। इंटर के पहले बहुत अच्छा था पढ़ने में। मुझे लगता है कि मैं एक मैसेज यहाँ से ज़रूर देना चाहूँगा कि हर घर के गार्जियन को या बच्चों को क्लास 8 तक तो बच्चा खुद से कर सकता है, बट उसके बाद एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, चाहे वो कहीं से भी मिले। और स्पेशली 10th के बाद तो निश्चित तौर पर उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि 10th के बाद एक दिशा तय होती है कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा
या सिविल सर्वेंट बनेगा, जो भी बनेगा व्हाटएवर, वो वहीं से तय होती है। इसलिए वहाँ पे एक गाइडेंस मिलना चाहिए। मुझे इस तरह की किसी गाइडेंस मतलब मुझे अभाव रहा ऐसे गाइडेंस का, और इसी का कारण रहा, एक नतीजा रहा कि हमें मेरा संघर्ष बहुत लंबा हो गया। ये तो हमारी शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही। और अगर हम पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मैं बहुत, जो गांधी जी कहते हैं ना कि भारत गांव में बसता है, तो बस ऐसा ही प्यारा सा गांव है धोपाप। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्य पर्यटक स्थल बन गया है, बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सिंपल सा गांव था। हम लोग ऐसे ही जीवन जीते थे, बिजली नहीं होती थी, ढेवरी जला के पढ़ाई किया करते थे। तो बस हाँ, ये है कि पिताजी हमारे अपने समय में के ग्रेजुएट थे, बट वो एक चीज़ का मुझे हमेशा मलाल रहा, हमारे पिताजी ने ना दिल से तो बहुत चाहते हैं हम लोगों को, लेकिन जिस तरह से उनकी अपनी एकेडमिक पढ़ाई रही है, अपने समय में वो ग्रेजुएट रहे हैं, वो भी बीएससी किया है उन्होंने, लेकिन अपने स्तर पर उन्होंने कभी हम लोगों को मोटिवेट नहीं किया। तो ये कमी हमें हमेशा खलती रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज भी देना चाहूँगा, गार्जियंस को स्पेशली, कि वो अपने बच्चों को ना सिर्फ पैसे दे के तीसरी ना कर लें, उन्हें कभी कभी बातचीत भी करें, एक मोटिवेट भी करें कि बच्चा क्या चाहता है, कैसे करता है, क्या नहीं करता है। तो ये एक कमी मैंने महसूस की है, और मुझे लगता है कि अपने बच्चों को, हर पेरेंट्स को इस कमी को दूर करना चाहिए। सिर्फ पैसे दे देने से चीज़ें तय नहीं होती हैं। तो पृष्ठभूमि की जहाँ तक बात है, ये हमने अपने पिताजी की बात बता दी। और बहुत सिंपल सा परिवार है, छोटा सा मतलब परिवार, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा। आप ऐसे ही समझ सकते हो कि मैं कुछ दिन इलाहाबाद में रहा, इलाहाबाद में आने के बाद दिल्ली में रहा, और दिल्ली में हमारे साथ एक डीडी छोटा भाई जैसा है मेरा, डीडी सिंह छोटा भाई जैसा, ये काफ़ी दिन हमारे साथ रहा है। ऐसे हम लोग एक ऐसे कमरे में रहते थे जहाँ पे टीन सेट लगा हुआ था। मतलब वर्तमान में आप लोग अभी देख रहे होंगे हमारा रूम बहुत अच्छा सा है, बट ऐसा नहीं था पहले। ये तो लॉकडाउन में चूँकि यहाँ पे मुखर्जी नगर में बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो गया, तो हमने भी एक अच्छा सा रूम ले लिया था। तो संघर्ष हमने उस स्तर का देखा है कि जहाँ पे हम अपने रूम में ना चिलचिलाता, मतलब ऐसे रूम इतना गर्म हो जाता था कि वहाँ कूलर भी नहीं झेल पाता था उस गर्मी को, और ऐसे हम फर्श पर पानी डाल के पड़े रहते थे। हो सकता है संघर्ष का एक बड़ा कारण ये भी रहा हो, बट एटलीस्ट हमने संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा। अच्छा सर, आपने 12th के बाद में आज तक कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, और किस किस एग्ज़ाम में असफल हुए, किस में सफलता हासिल की, और असफल हुए किस प्रकार आपने अपने आप को मोटिवेट किया? जी, 12th के बाद हमने ग्रेजुएशन करी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि मैं कहते हैं ना प्रॉपर गाइडेंस का अभाव। जैसे मेरा पहले इंटरेस्ट मैथ में बहुत था, बट 10th के बाद वो मैथ छूट गया, क्योंकि घर वालों ने बायोलॉजी में हमारा एडमिशन करा दिया। तो हम भी डॉक्टर बनने का सपना देखने लगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी कि हम मेडिकल का एक कोचिंग ले सकें, तो खुद से तैयारी करते रहे। साथ में बीए हमने करना शुरू कर दिया। बीए करते करते हमको एक भैया मिल गए, हमको इलाहाबाद लेके चले गए, और हम वहाँ से फिर लगा कि यार डॉक्टर बन के भी क्या कर लेंगे, तो क्यों ना यूपीएससी के एस्पिरेंट बने। फिर हम यूपीएससी एस्पिरेंट के चक्कर में एक आईएएस बन जाए। आईएएस बनने की कहानी फिर यहीं से शुरू होती है कि हम फिर इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में 1-2 साल रहे, फिर मज़ा नहीं आया, नहीं घर की पृष्ठभूमि थोड़ी ठीक ठाक नहीं रही, तो फिर हमको वापस फिर से घर जाना पड़ा। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि आईएएस बनने का ख्वाब तो थोड़ा एक बार मुझे बहुत पहले भी बचपन में आया था, कि मुझे लगता था कि कुछ ऐसी चीज़, जैसे मैं क्लास 10th में था तो हमारे गाँव में एक घटना घट गई थी। उस घटना का मतलब एक मेरे जेहन में हमेशा रहती थी कि एक कुछ ऐसी कहानी हुई थी कि हमारे गांव की एक लेडी को का डेथ हो गया था। तो कुछ लोगों को लगा कि कैसे करके उसको जला दिया। तो तब तक अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी आई, उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां थी। उस गाड़ी में हूटर लगा हुआ था, लाल रंग की बत्ती जल रही थी। तो सारे लोग, नहीं, भीड़ उस गाड़ी के आते ही छट गई। लगा कि कौन है भाई ये व्यक्ति, मन में जेहन में एक बात सी आई। तो हमने उसको समझना चाहा, तो पता चला कोई अधिकारी है। तो तब से दिमाग में वो बात चलती थी, और मैं हमेशा सोचता रहता था यार कैसा अधिकारी बनने की कोशिश की जाएगी। तो एक वो सब मतलब दिमाग में हमेशा चलता रहा, और अभी भी वो चल रहा है। और रही बात ये कि हमने कौन से एग्ज़ाम दिए ग्रेजुएशन के बाद, जैसे हर वक्त बताया ना कि हमारे मन में वो एक तो हमने मेडिकल की तैयारी की, मेडिकल में असफलता ही हाथ लगी। 1-2 बार हमने 2 बार एग्ज़ाम दिया, फिर वापस हम आ गए अपने, बताया कि हम इलाहाबाद आ गए। तो इलाहाबाद में हमको उसमें मज़ा आने लगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट बन जाए, मतलब प्रॉपर आईएएस बन जाएंगे। प्रॉपर आईएएस के चक्कर में जब लग गए तो फिर हमने सारी चीज़ें छोड़ दी, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में लग गए। लेकिन वही अभाव, हमें कोई गाइडेंस नहीं। हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रख लिया। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल हुआ करता था, और उस इकोनॉमिक्स के बारे में पता चला कि मैं उसी इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए मैं प्रॉपर दिल्ली आया था, कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ने के लिए यहाँ पे आया। जब यहाँ पे पढ़ने आया तो पता चला भाई हम तो हिंदी मीडियम के लोग हैं, और हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स होता ही नहीं। तो लड़ाई हमारी यहाँ से फिर बदल गई। मतलब हम 2007 में हमने यूपीएससी का मेंस लिखा था, तब इकोनॉमिक्स से ही लिखा था। फिर यहाँ पे जब आया तो इकोनॉमिक्स छोड़ना पड़ गया। फिर हमें समझ में आया कि यार कोई और सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो हिस्ट्री हमने रखी,
हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा, हिस्ट्री के साथ फिलासफी रखा, 2 ऑप्शनल हुआ करता था। तो इस तरह से जीवन बस ऐसे ही अप्स डाउन्स में चलता रहा, क्योंकि फिर यूपीएससी जब तक रहा हमारे पास तब तक हमने बाकी कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया। बहुत सारे दोस्त लोग समझाते थे, अरे यार और भी एग्ज़ाम दे दो, लेकिन नहीं, वो नशा होता ना, उस लाल बत्ती का जो नशा था वो कभी उतरा ही नहीं दिमाग से, तो चलता ही रहा। उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे जोड़ेंगे कि जब नशा उतरा तो लगा कि यार नहीं, अब तो बहुत लग रहा पीछे छूटे जा रहे हैं। फिर हमने शुरू की भाग दौड़, नहीं, फिर जितने भी स्टेट हो सकते हैं, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यूपी तो अपना था ही, मैंने सारे के, बिहार तो था ही, मतलब सारे के मैंने मेंस लिखे, इंटरव्यू दिए बहुत सारे, और डेस्टिनी वही थी, लगातार 1 नंबर से 2 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से ऐसे ही फेल होते रहे। तो लगा कि यार क्या जीवन में क्या होने वाला है आखिर। फाइनली फिर मुझे लगा कि नहीं, अब सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, शायद डेस्टिनी कुछ और चाहती है। जब डेस्टिनी कुछ और चाहती है तो हमने चीज़ों को बदलने की कोशिश की, और 2015 में फिर हमने DU में एडमिशन लिया लॉ का। हालांकि उसके पहले भी मैं 2 बार एडमिशन लिया था, छोड़ चुका था, क्योंकि लगता था नहीं यार ये छोड़ो, क्यों एडमिशन के चक्कर पड़े हैं। फिर हमने फिर से जब DU में एडमिशन लिया लॉ का, तो इस बार तय कर लिया था कि अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी डेस्टिनी लग रहा कहीं और है। तो भाई जब मैं लॉ करना शुरू किया थी चीज़ें छूटने लगी। और बहुत ऑनेस्टली मैं बताऊँगा कि एक हमारे मेंटर हैं, गुरुजी हैं सुजीत भैया, जिनसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। तो लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हो रही तो उन्होंने कहा, देखो एक बात है सुनील, अब तुम ना छोड़ के भाग रहे हो इस फील्ड को ना, अब देखो बहुत जल्दी तुम्हें नौकरी मिलने वाली है। और ये सच था कि मैंने बिल्कुल पूरा प्लान कर लिया था कि अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। लेकिन सडन एग्ज़ाम हुआ इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि कोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया, शट हो गया। तो हम लोगों ने फिर प्लान किया कि चलो अपना पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के लिए फिर एग्ज़ाम बीच में, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा कि इसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया। लेकिन सर आपने जैसा कि बताया, इंटरव्यू में कभी 1 नंबर, मेंस में कभी थोड़ा नंबर ऐसे आप पीछे रहे, तो भी आपने किस प्रकार अपने आप को मोटिवेट किया, या अपने घर वाले मोटिवेट करते, या आपके दोस्त मोटिवेट करते, आप किसका ये मोटिवेट का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये मोटिवेशन का जो सच एक है कि एक अभी हम लोग जहाँ पे है, मुखर्जी नगर का जो एरिया है, यहाँ पे हम जब भी बाहर निकलते हैं, नेहरू विहार में एक सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क एक ऐसा बड़ा हब है जहाँ पे आपके हर कैटेगरी के लोग वहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब एक हर उम्र के अपने साथी होते हैं। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर वो मोटिवेशन की जो बात की जाती है, घर वाले तो खैर देते हैं, मेरी माँ थी जो कि रिजल्ट तक वो रह भी नहीं पाई, तो उसे मोटिवेशन मिलता था। मैं उसे हमेशा कॉल करता था हर एग्ज़ाम के पहले। और इंटरव्यू के लास्ट एग्ज़ाम मुझे याद है कि BPSC का मेरा लास्ट इंटरव्यू था। उस टाइम पे मैंने माँ को फ़ोन किया तो बोली अब मुझे फ़ोन मत किया करो, तो जो भी था व्हाटएवर। तो फिर मतलब मोटिवेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। घर से मोटिवेशन की जहाँ तक बात की जाती है, भैया भाभी हमारे हैं, यहीं नोएडा में रहते हैं, और घर के और भी गार्जियंस हैं। हाँ, पिताजी का मतलब पिताजी से कभी उस तरह की बात नहीं होती थी, लेकिन मैं जब मिलता हूँ कभी भी तो लगता है ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते नहीं है बट अंदर से होता है। हाँ, इस मोटिवेशन में दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहा है, ये मैं हमेशा मेंशन करूँगा। विशेषकर जो यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी जो भी यहाँ पे मिलते हैं मुखर्जी नगर में या नेहरू विहार, हमारे जो साथ रहे हैं लोग, वो मोटिवेशन के एक बहुत बड़े सोर्स हैं। और अच्छा सर, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स के दौरान आपने क्या रणनीति बनाई, उसके बाद मेंस में, और आपने किस प्रकार जी देखिए, ये जो एक्चुअली जिस रिज़ल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके रिज़ल्ट के बाद आप फिर हमारा इंटरव्यू करने आए हैं, इस रिज़ल्ट का सच तो ये कहें कि मतलब इन जॉब हमें मज़ा नहीं आया इसमें, क्योंकि मेरा हमेशा से नेचर रहा है कि पब्लिक डीलिंग का। और ये जब मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं सचिवालय में, इसी पोस्ट पे, रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट पर, और आयोग में भी हैं, तो मैं मिलता था उन लोगों से ना, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि यार ये तो पब्लिक डीलिंग का पोस्ट है नहीं। तो मेरा कभी भी इसमें मज़ा नहीं आया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले 3 बार मेरा इसमें रिजल्ट, एक बार 2 नंबर से, एक बार 3 नंबर से, फिर एक बार 3 नंबर से, ऐसे रिजल्ट मेरा रुका हुआ, क्योंकि मैं पहले कभी इंटरेस्ट लेके इसके एग्ज़ाम ही नहीं देने जाता था। लास्ट टाइम मेरा 3 नंबर से रुका था, तब मैं अपना मतलब एग्ज़ाम ही छोड़ दे रहा था, क्योंकि मेरे DU का लॉ का पेपर चल रहा था। तो मैंने कहा क्या यार, एग्ज़ाम देना ही नहीं, मुझे इसमें मज़ा भी नहीं आता है, तो छोड़ देता था। तो ये तो इस एग्ज़ाम की बात है जिसमें प्री और मेंस 2 ही चीज़ें होती हैं। बट होता क्या कि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर जैसे आप ठीक से प्रीलिम की तैयारी किए हुए हैं। चूँकि अभी तक का इसका जो पैटर्न था PT लेवल का, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आते थे PT में भी, मेंस में भी, हिंदी और GS के। रिटन का इसमें जो पेपर होता था, एक हिंदी का होता था और एक एसे का होता है। तो लगातार चूँकि हम लोग मेंस इंटरव्यू वगैरह देते रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें स्पेसिफाई करके इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
मैंने कहा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए एफर्ट भी नहीं किया। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, ये रिज़ल्ट सच कहूँ तो मेरा रिज़ल्ट है ही नहीं, क्योंकि इस रिज़ल्ट मतलब इस एग्ज़ाम के लिए भी मैंने ईमानदारी से कोई एफर्ट नहीं किया था। मैं तो कहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ये कहते थे, अरे अब पढ़ ले, क्योंकि अब जीवन में मौका नहीं मिलेगा, ये पढ़ ले, तो मैं पढ़ता भी था उन लोग कहने से। हाँ, इसमें एक और मैं मेंशन करूँगा, एक इलाहाबाद से एक दोस्त है मेरी, सुभी शुक्ला, उसने निश्चित तौर पे बहुत मोटिवेट किया मुझे। साथ में हम लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात में पढ़ते थे। मैं इसे आप चोरी भी कह सकते हो कि क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारे मुखर्जी नगर में ना एक छोटी सी कमी है। कमी क्या है? वो कमी, जैसे आपने कहा ना स्ट्रेटजी की बात, वो स्ट्रेटजिकली एक्चुअली वो लैकेज है, कह सकते हो आप। जैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का भी वो आप कह सकते डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे, कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ग्रुप स्टडी कर लेते हैं। वो क्या होता है कि आप जब ग्रुप स्टडी करते हो तो एक काम 3-4 के काम आ गया ना, एक काम आपने किया, वो 2-3 लोगों ने शेयर कर लिया। हिंदी मीडियम में क्या, थोड़ा सा चोरी कर लेते हैं, अपना काम किया धीरे से रख लिया, आप मिलने जाओगे छुपा लेगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो मैंने 2-3 लोगों से इसी एग्ज़ाम के लिए बात भी की कि यार चलो साथ में पढ़ते हैं। लोगों ने कहा भी साथ में पढ़ेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़े, फिर लोगों को लगता था यार अपना काम होकर निकल लिया। तो उस सुभी शुक्ला को मैं इसमें निश्चित बहुत एक तरह से धन्यवाद भी कहूँगा, और मैं तो उसे भी कहता हूँ कि रिजल्ट मेरा है ही नहीं, तुम्हारा ही रिजल्ट है। उसने लगातार मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं कभी कभी चाय पीने के लिए हम लोग निकल जाते हैं तो भूल जाते हैं, भाई दोस्त लोग हैं, आधे निकलते हैं 10 मिनट के लिए, पता लगा 1 घंटे, तो डांटती भी थी। तो नहीं, एक उस लेवल पे जाके एक दोस्ती का जो लेवल होता है, तो मैं उसे भी बोलूँगा। तो एक ये हो गया कि ग्रुप की बात, हमने कहा ना स्ट्रेटजी में एक ग्रुप की यहाँ पे कमी है कि हमें ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमने बहुत अच्छा नहीं किया, 1-2 बार हमने ग्रुप में पढ़ाई भी की, तो उसका रिजल्ट भी हमें मिला है। तो अब स्ट्रेटजी की अब बात करें कि अब इस एग्ज़ाम का तो हो गया है ना, आरओ की। अगर आप बात करेंगे अन्य एग्ज़ामों की, चूँकि आप सिविल से जुड़े हुए आपका चैनल है, तो मैं इसलिए ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा जो भी मेरा अपना अनुभव रहा है, कि अगर आईएएस की बात की जाए या पीसीएस की, चाहे बिहार का हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, है ना, किसी का भी, वो 3 स्तरीय जो एग्ज़ाम होता है, बिना ग्रुप स्टडी के आप नहीं कर सकते हो। चलिए पीटी के लेवल पे आप कर सकते हो, पीटी के लेवल पे इसलिए कर सकते हो कि आप कहीं भी जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, है ना। बट मेंस के लेवल पर ग्रुप स्टडी होनी चाहिए। ग्रुप स्टडी का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें डाउट्स होते हैं, हम आपस में बैठ के क्लियर कर लेते हैं, ये होना चाहिए। अच्छा सर, जानना चाहूँगा कि पहले जैसा कि आपने बताया बहुत मतलब 2011 से आप यहाँ रह रहे हो या फिर इलाहाबाद में रह रहे हो, तो जैसा कि मुखर्जी नगर या नेहरू विहार में जब रिजल्ट पीटी का रिजल्ट आता था या मेंस का रिजल्ट आता था या इंटरव्यू का रिजल्ट आता, तब यहाँ कैसा माहौल था? दोस्त जाते थे या किस प्रकार का माहौल था? अभी किस प्रकार का माहौल आपको क्या लगता है? देखिए, एक दौर था, हम लोगों ने सच कहा था, अप्स एंड डाउन्स को बहुत नज़दीक से देखा। जब हम तैयारी करने आए थे तो यहाँ पे इसका सिंपल सा एग्जांपल यही है कि जब यूपीएससी का पीटी हुआ करता था, तो दिन में ना लगता था सुबह से ही लोग बैग लेके भागे जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया है। एक लगता था जैसे कोई मेला सा छूटा जा रहा है, भाई सुबह से ही लोगों जाना होता था, भागे जा रहे हैं लोग। और फिर शाम में फिर लगता था अचानक से गैदरिंग हो गई, नहीं यहाँ वहाँ सब लोग मिल जाते थे। फिर सेम यही बात मेंस के स्तर पर, जब मेंस का एग्ज़ाम होता था, मतलब इतने बच्चे पीटी पास करते थे, हिंदी मीडियम के बच्चे, हिंदी का गढ़ था, कि जब पीटी पास करते, जब मेंस का एग्ज़ाम होता था, मेंस में यहाँ जेरॉक्स की दुकानें जो भी 2-3 होती थी, उन्हें पता था बच्चा खरीदेगा पेपर, इसलिए वो 10, 20, 50, 100 पेपर ना वो लेके कहीं से अरेंज करके, कोई अगर लेके आता था उसे जेरॉक्स करके वहाँ रखते थे, और बच्चा वहाँ जाके खरीदता भी था। मेंस का पेपर हमें चाहिए, जस्ट चाहिए कि कैसा पेपर, जो दिया ठीक है उसे पता है, जो नहीं दिया उसे उसके अंदर एक इस बात के लिए अवेयर था कि मुझे जानना है कि वो क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बट अब जो है पिछले 4-5 सालों से जब से हिंदी का रिजल्ट भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो अब बच्चों के अंदर वो कुछ इस तरह का रह ही नहीं गया। सच तो मैं कहूँ कि अब पता ही नहीं चलता कब यूपीएससी का पीटी हो गया, कब मेंस हो गया, कब रिजल्ट आ गया। सेम यही स्थिति रिजल्ट भी होता था। ऐसा कोई साल नहीं रहा जब हमारे अपने ग्रुप के 2-4 लोग नहीं हुए हों। सेंट्रल पार्क नेहरू विहार का हो, मुखर्जी नगर बत्रा पे हो, ऐसे मिठाई की दुकान पर मिठाइयाँ बढ़ती रहती तो लोग खाते रहते थे। अच्छा सर, आपका टाइम टेबल क्या रहता था? एक मशीनी टाइम टेबल था या फिर आप जब मन करता था तब पढ़ते थे? आपका ऐसा क्या था? हाँ, ये बहुत मज़ेदार मामला है। जैसे मैंने अभी कहा ना, वो नाम लिया सुबी का। अच्छा। तो मैं सुबी के साथ हम लोग टाइम टेबल बनाते थे, तो वो बोलती थी कि देखो सर ही बोलती थी, थोड़ा छोटी है मेरे से, तो मैंने उसको बताया देखो यार मैंने टाइम टेबल, हाँ यार आपका ये टाइम टेबल है, ये तो आप कभी भी फॉलो नहीं कर सकते हो। मैंने क्यों? बोली मुझे पता है आप चाय पीने चले जाओगे, 10 मिनट का आपका टाइम टेबल है, आधे घंटे का, आप 2 घंटे बाद आओगे, ये कैसे फॉलो हो सकता है? मैंने कहा नहीं यार मैं फॉलो कर लूँगा। बोली नहीं, ये मुझे पता है, ये आपका आदर्श है ना, एक शब्द होता है आदर्श, आपने आदर्श वाला टाइम टेबल बना लिया कि, और इसे आप कभी भी फॉलो नहीं करोगे। तो ऐसे ही होता था टाइम टेबल मैं जब भी बनाता था। शायद कोई टाइम टेबल यहाँ पे आप अगर देखिए, कोई यहाँ टाइम टेबल एक रखा भी है, आप इसमें देखेंगे ना, मेरा मतलब टाइम टेबल पे मैं हमेशा रखता था कम से कम 14 आवर का पढ़ाई होनी चाहिए।
टाइम टेबल में 14 घंटे। बिल्कुल। हाँ, ये वो अलग बात है कि ईमानदारी से उसका हाफ भी नहीं हो पाता था। तो मेरा हमेशा मानना है कि मतलब आपका टाइम टेबल ना इतना टाइट होना चाहिए कि लगे कि यार जैसे कभी जब उस टाइम टेबल को देखो ना अंदर से फील यार मैं बेईमानी कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है। अक्सर मेरे साथ भी होता है कि मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ 2-3 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन में हाईएस्ट कर सकता हूँ। देन उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब एक जोश आता है 10 दिन के बाद, वो फिर धीरे धीरे मतलब एक उस फ्लो में नहीं अपने आप को ढाल पाते। वो कैसे करें? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली टाइम टेबल की बात की जाए, कोई भी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो टाइम टेबल बना के उसको फॉलो कोई होगा एज इट इज कोई भी नहीं किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कलाम साहब ने किया होगा या बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आदर्श होती हैं। मतलब आदर्श का मतलब हम बना दी, उससे बेहतर अब और कुछ नहीं हो सकता, बट उसे प्रॉपर वे में कर पाना बहुत कठिन होता है। तो बस ऐसे ही है, उसके लिए इतना बहुत मेरे हिसाब से कि इसके लिए बहुत पजल होने की ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि ये जो हमारी तैयारी है, जो सिविल सर्विसेज का जो फील्ड है ना, इसमें अगर आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ते हो ना डेली, कब पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप 7 घंटे भी ईमानदारी से आप पढ़ रहे हो मानसिक रूप से, ये नहीं कि टेबल पे बैठे हुए हो और दिमाग कहीं और घूम रहा, वो नहीं, मोबाइल बंद, मतलब जैसे भी करके वो 7 घंटे की पढ़ाई मतलब 7 घंटे की है। टाइम टेबल आप 15 घंटे की बना लीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 7 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो बहुत सफिशियंट है। अच्छा सर, आपसे अगला क्वेश्चन रहेगा कि एनसीईआरटी बुक है ना, वो किस प्रकार पढ़े और उसका नोट्स बनाए या नहीं बनाए, और नोट्स किन किन बुक का नोट्स बनाए और नोट्स कैसे बनाए, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, एनसीईआरटी बुक है तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप सच तो ये है कि मुझे नहीं समझ में आता कि बहुत सारे स्कूलों में, मतलब अब तो यूपी में भी चालू हो गया, एनसीईआरटी पढ़ाई जाने लगी है, लेकिन अभी भी जैसे अब मैं देख के आया, अभी घर पे गया था, हमारे घर के बच्चे पढ़ रहे हैं 9th में है, तो मैंने उसको एक टास्क दिया कि इस बुक को पढ़ो, 4-5 बार पढ़ो, बट बच्चा नहीं पढ़ता। बच्चा क्या करता है, उसको क्वेश्चन के आंसर लिखा दिए, वो डरता है। तो मैंने उससे रैंडमली 2-3 उसमें क्वेश्चन पूछा कि जैसे भारत की सीमा किस किस राज्यों से लगती है ना, तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी पढ़ के भी बच्चा आएगा तो उसे नहीं पता होता कुछ भी चीज़ें। तो हम यहाँ पे जब आते हैं तो सच है कि अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर रखी है तो आप यूपीएससी क्रैक करने के लिए समझ लो आपने 50 to 70% आपने काम कर लिया, अगर आपने एनसीईआरटी सही से कवर कर ली है। सही से कवर करने का मतलब आप उसके जिस्ट को आपने समझा है, ये नहीं कि आपने बस उसके क्वेश्चन आंसर को जाना है, ऐसा नहीं, आप उसके मर्म को समझिए। नहीं, जैसे कहते हैं एक बॉडी है, बॉडी में एक आत्मा होती है, उस आत्मा को समझने की ज़रूरत होती है। एनसीईआरटी ऐसी, मतलब पूरी यूपीएससी की अगर मैं सच कहूँ तो यूपीएससी की तैयारी की ना एक तरह से कह सकते हो कि सोल है एनसीईआरटी। और हाँ, रही बात है कि उसके नोट्स बनाने के लिए मुझे लगता है कि कोई नोट्स अब इतना कोई ज़रूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स बनाइए। मार्केट में आपके लिए बना बनाया मैटर अवेलेबल है। अगर कुछ आपको काम करना है तो इस स्तर पर काम करना है कि चीज़ों को करंट से जोड़ के आप नोट्स बनाइए। करंट से जोड़ के मतलब कि चाहे बिहार हो, यूपी हो, यूपीएससी हो, या और अन्य स्टेटों की भी बात की जाए, जो नया पैटर्न आ गया ना जीएस बेस्ड, तो जीएस का पूरा पैटर्न करंट से रिलेटेड होता है। इवन मेरा अपना अनुभव कहता है कि पीटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन करंट से जुड़ते हुए ही होते हैं, वो दिखते नहीं। जैसे ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन होगा तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे कभी नहीं पूछता, रैंडमली कहीं से पूछ ले। हो सकता है अगर इजराइल के आसपास के एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, जैसे अभी अफगानिस्तान पे लगातार प्रॉब्लम चल रही है, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना जा रही है, तो वहाँ पर चीज़ें क्या है कि वहाँ से जुड़ा हुआ कोई वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठा लेंगे तो क्या हुआ, आप देखोगे तो करंट से रिलेट करता है, बट उसे समझने की हमें ज़रूरत है। जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम मैप में देख लेते हैं, है ना, ये समझने की ज़रूरत है। सर, आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी थी उसको मतलब रिवीजन के तौर पे किया था या नोट्स बनाया था, किस प्रकार मतलब आपने पढ़ा था? और कौन कौन सर बता, जैसे 38 बुक्स है ऐसा कुछ बता रहे जो भी है, और कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी में देखिए ऐसा नहीं सारी बुकें पढ़नी है। जैसे हम लोग मतलब 9th का ज्योग्राफी पढ़ता, 9, 10, 11 की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसके बाद 11 और 12 का हिस्ट्री पढ़ते हैं। 11, 12 बेसिकली 11 और 12 पर ही फोकस किया जाता है। साइंस के लेवल पर पीटी के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ पे 6, 7, 8 मतलब 6 भी छोड़ दिए, 7, 8, 9, 10 तक की साइंस पढ़ सकते हो। और बाकी के जो भी है सोशियोलॉजी, ये सब 11, 12 की एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी सिर्फ एक ऐसा है जिसका कि आप 9 और 10 का भी ले सकते हैं। सर, एक सवाल और रहेगा कि इंटरव्यू में ऐसी मतलब 1-2 क्वेश्चन का जिक्र करिए यहाँ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार अपने को आंसर दिया पुट करना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू में जैसे मैं रिसेंटली बिहार का इंटरव्यू हमने जो दिया था उसी के संदर्भ में बात करेंगे। जैसे उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया कि भाई हाल ही में एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो उस उपग्रह के बारे में बताइए। तो हमने बताया भी उस उपग्रह के बारे में, बट हुआ क्या था कि जिस उपग्रह के बारे में वो पूछना चाहते थे, मैं वहाँ पे कंफ्यूज हुआ क्या कि एक उपग्रह 5 दिन पहले लॉन्च हुआ था, एक उपग्रह जस्ट कल को लॉन्च हो गया, है ना।
तो मैं जो कल को लॉन्च हूँ मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, वो पूछना चाहते हैं 5 दिन का, तो यहाँ पे क्लैश हो गया है ना। तो जो क्लैश हुआ तो हालांकि फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उसको बहुत हमने पोलाइटली, फिर मुझे समझ में आया, मैंने कहा सॉरी सर, एक रिसेंटली 5 दिन पहले भी एक उपग्रह लॉन्च हुआ, उसके संदर्भ में इस तरह के सिग्निफिकेंस है उसका। तो ये होता नहीं, कभी कभी बोर्ड हमसे कुछ और चाहता नहीं, दो चीज़ें जब टकराने लगे तो वहाँ पे हमें बहुत पोलाइटली चीज़ें से निकल जाना चाहिए। एक यूपी के इंटरव्यू के संदर्भ में बताऊँगा कि जैसे पूछा गया, एक सवाल पूछा गया कि वीमेंस का वायलेंस जो होता है, जो एक्ट है ना, उस एक्ट में क्या आप बताइए कि अगर मान लो कोई पत्नी जो है, मतलब नहीं पत्नी अगर पुरुष पति के ऊपर या अपनी सास पर करती है, उस नहीं उसकी पिटाई करती है ना, हिंसा, वो भी घरेलू हिंसा हो गया। तो घरेलू हिंसा में क्या वो आएगा? तो मैंने कहा कि सर बिल्कुल आना चाहिए। तो मतलब पूरा बोर्ड हंसने लगा कि ऐसा क्यों? मैंने कहा कि सर क्या अगर एक मतलब कोई महिला को, अगर कोई घर की ही कोई महिला अगर मार रही तो क्या घर की ही तो हिंसा है? बोले नहीं, तो फिर घरेलू हिंसा का मतलब तो एक पुरुष नहीं। मैंने कहा सर मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो जाएगा फिर तो बहू सास को पीट के घर से बाहर कर देगी। वो छोटे परिवारों में ऐसा होता। तो पूरा बोर्ड हंसने लगा था, बहुत वो मज़ेदार इंटरव्यू था। अच्छा, अंत में आप स्टूडेंट्स को कैसे सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, स्टूडेंट को सजेशन के लिए मेरे पास कुछ 1-2 चीज़ें, मतलब मैंने अपने फील किया है, 2-3 चीज़ें बहुत ईमानदारी से तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट वन, ईमानदारी से तैयारी का मतलब ये है कि हमने कहा ना कि 15 घंटे का भले आप टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, उसे आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम एटलीस्ट डेली कोशिश करिए कि कुछ भी कितनी भी फंस जाइए 1 घंटे 2 घंटे पढ़ सकते हैं, है ना। आप घर जाते हैं, हमारा रिदम टूट जाए, जैसे आप घर गए 10 दिन अगर रह गए, 15 दिन रहेगा ना, लगता है जो वापस आते हैं लगता है सब कुछ छूट गया। तो इसलिए घर आप जा रहे हैं तो ज़रूरी कुछ नहीं किताब ले जाओ, आप मोबाइल आज की डेट में बुक है, आप उससे पढ़ सकते हो। थोड़ा सा 1 घंटे ही दीजिए, बट दीजिए, टच में बने रहिए, एक बात। दूसरी बात, कुछ ना जैसे आप इस पढ़ाई के दौरान बहुत सारा ऐसा वो आता है ना टाइम कि आप थकते हो, है ना, उस थकान से बचने के लिए आप क्या करते हो ये आपके पास होना चाहिए। कोई ऐसा है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई साथी हो, कोई दोस्त हो। जैसे आज की डेट में बहुत एक चलन चल गया है, वो चलन कैसे क्या है कि आजकल लोग देखते हैं गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। जैसे कुछ इंटरव्यू में हमने भी देखा कि चीज़ें हैं भी, ठीक है, व्हाटएवर, वो अलग मुद्दा है क्या कैसे है, लेकिन वो कोई ऐसा साधन नहीं हो सकता है ना। मेरा अपना साधन है, अगर आप लोग जैसे मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हो, जैसे मेरे पास है। और देखिए, ये मेरा अपना माउथ आर्गन है, आप लोग देख रहे हैं, मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैं कभी भी थकता था तो ऐसे ही मज़ा लेके इसको बजाता था तो सब भूल जाता था। नहीं, ऐसा नहीं मुझे कुछ आता है। और दरअसल एक और भी बात करें ना, एक्चुअली इस इंस्ट्रूमेंट से कुछ चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल, जिसकी चर्चा हम नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ सर, क्योंकि अभी हमने एक बात कर दी ना, तो बात बस ऐसी ही कुछ होती है। कुछ चीज़ें कभी ना वो अंदर से रहती हैं, फीलिंग्स। एक बार सर आप बजा के आपका, हाँ, मैं देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मुझे ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं इसको स्ट्रेस से बाहर आ जाता हूँ, नहीं फील करता हूँ, जैसे बस ऐसे ही। अच्छा सर, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और कुछ कहना चाहें तो सर बोलिए। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बस मतलब आने वाले एस्पिरेंट्स को बस एक ही चीज़ है कि बहुत सारा ईमानदारी से मेहनत करें, पढ़ाई के कंटेंट के मामले में कभी चीटिंग मत करें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाए, ग्रुप्स में स्टडी करें, कोई चीटिंग मत करें, ईमानदारी से करें, निश्चित तौर पर रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, थैंक यू सर।